कभी कभी कुछ इच्छाएं इंसान को इस तरह बर्बाद कर देती हैं कि वह सोच भी नहीं पाता। मेरी भी असीमित इच्छाओं ने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां मैं पूरी तरह से खाली हाथ रह गई थी। मैंने एक गैर आदमी पर भरोसा किया और उस आदमी ने एक रात मेरा होश उड़ा दिया। वह जवान आदमी था, और जवान आदमी की ताकत कितनी होती है इसका अंदाजा तो सभी को है। उस जवान आदमी ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह से झुका दिया था और मैं उसके सामने बेबस हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान आदमी का शिकार बन जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती थी। मेरे जवान ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था जो 7 आदमी मिलकर भी ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि पठान जवान इतने काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही अपनी जिंदगी में किसी पठान को जगह दे देती। लेकिन जब उस पठान ने अपनी असली ताकत दिखाई तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और उसके सामने एक आवाज भी नहीं निकाल पाई। उसकी ताकत के सामने मेरा कमजोर शरीर कुछ भी नहीं था। जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। मुझे हमेशा से ही नकाब पहनने की आदत थी। इसी वजह से अगर मैं अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती थी तो नकाब नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाते थे। मुझे इस बात पर गर्व था कि ना तो कोई मेरी पहचान जानता था और ना ही मेरी खूबसूरती या उम्र से वाकिफ था। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नजरों से गाड़ी के शीशे से उसकी तरफ देखा। वह बहुत गंभीर लग रहा था। उसने अपनी बात फिर दोहराई। इस बार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराई। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। बीबी जी, बस एक मौका दीजिए और देखिएगा कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम शीशम है और मेरा ताल्लुक दुबई से है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ था। मेरे माता पिता भारत से थे, लेकिन मैं कभी भारत नहीं गई। माँ बाप की वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सभी कर्मचारी भी भारत से आए हुए ही रखती थी। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। मेरे पति कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर भारत में रहते थे। कुछ साल पहले ही हम दुबई शिफ्ट हुए थे, जहां मेरे पति ने नया कारोबार शुरू किया। वह कभी दुबई और कभी भारत रहते। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अकेले ही कारोबार संभालती और घर का कामकाज भी देखती। हमने घर में सारे नौकर भरोसेमंद रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेला छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हाल ही में हमारा पुराना ड्राइवर राहिल खान छुट्टी पर गया था, इसलिए मेरे पति ने उसकी जगह एक नए ड्राइवर को रख लिया। उस ड्राइवर का नाम अरशान था। अशान भी एक अच्छा इंसान साबित हुआ, लेकिन आज अचानक उसने जिस तरह मुझसे बात की उससे मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उसकी आंखों में छुपे इरादों को मैं समझ चुकी थी और शायद इसी वजह से डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अलीम भी यहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अरशान अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं एक जवान औरत थी और यह सोच मेरे लिए बहुत डरावनी थी कि वह मुझसे अकेले में कोई मौका तलाश रहा था। अरशान ने मुझे घर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई, लेकिन मेरी नजर इधर उधर घूम रही थी। मेरी छठी इंद्रिय हमेशा तेजी से काम करती है, इसलिए मैं अपने आसपास किसी खतरा आभास करने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही अलीम की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे अलीम पर बहुत गुस्सा रहा था कि उन्होंने घर में एक अजनबी आदमी को रखने की जरूरत क्यों समझी। उसकी नीयत में कितना खोट था यह हमें क्या पता था। और फिर अलीम मुझे अकेला छोड़कर चले भी गए थे। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी भी छुट्टी पर थी। इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं ख्यालों में खोकर मैंने अलीम को फोन मिलाया ताकि उनकी वापसी का पता चल सके। उसका फोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहा, अलीम साहब बहुत व्यस्त हैं, आप बाद में बात कीजिए। उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनकर मेरा तन बदन जलने लगा। मैं उनकी पत्नी थी
लेकिन वह मुझे कभी अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे। उन्होंने मुझे सिर्फ कारोबार में उलझा रखा था, जबकि खुद अपनी सेक्रेटरी के साथ दुनिया घूमते फिरते थे। पीछे से आती गानों और शोर की आवाजों से मुझे साफ पता चल गया था कि मेरा पति उस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। गुस्से में मैंने फोन उठाकर दीवार पर फेंक दिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही मैंने पूछा, कौन है बाहर से, अरशान की आवाज आई। वह उस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने नकाब पहनकर दरवाजा खोला। मुझे देखकर अरशान मुस्कुराया तो मैं और ज्यादा सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीजों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई कि वह किसी खास मकसद से नहीं, बल्कि पर्स लौटाने आया था। मैंने पर्स लेकर जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उसने अचानक कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, अलीम साहब यहाँ नहीं है। मैं आपको ऐसा खुश कर दूंगा कि आप देखती रह जाएंगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अगर कोई और मौका होता तो मैं अरशान को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में अलीम की सेक्रेटरी की आवाज गूंज रही थी। मैं अलीम की इजाजत के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे पीछे अपनी मर्जी से ऐश करता था। गुस्से में मैंने अलीम के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा, अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी अपनी जिंदगी के कुछ फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। वैसे भी वह मुझे हमेशा कम अक्ल समझता था। वे आसानी से मुझे धोखा देकर भारत चला जाता था और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता था, जबकि मुझे कारोबार में इस तरह उलझाकर छोड़ जाता कि उसकी खैरियत पूछने का भी मौका नहीं मिलता था। मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं न केवल अरशान को एक मौका दूंगी, बल्कि इस बात को पूरी तरह से राज में रखूंगी। अलीम को कभी यह पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ किया है। अगर अलीम अपनी मर्जी कर सकता था तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अरशान को अंदर आने का इशारा किया। उस समय घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी और यह मौका उस काम के लिए बहुत ही सही था। अलीम ने हमेशा से ही मेरी देखरेख के लिए शब्या खाला को मेरे सिर पर बिठा रखा था। वह अलीम की गैर मौजूदगी में न केवल हर समय मेरे साथ रहती थी, बल्कि घर की हर छोटी बड़ी बात अलीम को आकर बता देती थी। अलीम भारत में रहते हुए भी मेरे हर पल की खबर रखते थे। उनके साथ मेरी जिंदगी किसी कैदी की तरह लगने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी भी पल का कोई अंदाजा नहीं होता था। इसलिए मैंने उस कमजोर पल में ही यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी के अलग रास्ते तक नहीं पहुंचेगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैडम जी, भरोसा कीजिए, मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं कहूंगा और आपको इस तरह खुश करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे अरशान की बात पर यकीन आ गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात का मौका देती हूं। अगर मुझे सच में लगा कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर और ज्यादा भरोसा कर सकूं या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर अरशान मुस्कुराते हुए ध्यान से मेरे चेहरे को देखने लगा। पता नहीं वह मेरे खूबसूरत चेहरे पर क्या तलाश कर रहा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। अरशान के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी। मैंने अलीम को भुला दिया और यह भी सोचना छोड़ दिया कि जब अलीम को पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने अरशान को एक मौका दिया। आखिर मैं कब तक अलीम की बेरुखी और उपेक्षा सहती रहती। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और ज्यादा समय अलीम के साथ नहीं बिताऊंगी। जैसे ही मैंने अरशान को मौका दिया, उसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ। वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। अरशान ने जो कुछ कहा था वह सब सच कर दिखाया। मैं अरशान से बेहद खुश हो गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि अरशान ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अलीम की खास नौकरानी शब्या खाला पहली बार छुट्टी पर गई थी और वह भी बहुत अचानक। इन छुट्टियों का सबसे ज्यादा फायदा मुझे और अरशान को हुआ, क्योंकि अब ना तो हम पर नजर रखने वाला कोई था और ना ही हमें रोकने वाला। अलीम को यह बताने वाला भी कोई नहीं था कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में अरशान को अपने करीब आने दिया है।
अरशान ने जिस तरह पहली ही रात में अकेले 7 आदमियों की ताकत का एहसास मुझे कराया था, उसके बाद मैंने खुद ही अगली रात उसे बुला लिया। अरशान ने मुझे ऐसी खुशी दी थी जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैंने पैसों की गड्डियां निकालकर उसके सामने रखती थी और वह भी इससे खुश हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह इसी तरह मेरा काम करता रहा तो मैं उसे पैसों में नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मेरे लिए बेहद भारी साबित हुई। उस रात अरशान ने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कितना ताकतवर था, इसका सही अंदाजा मुझे दूसरी रात को हुआ। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से वह सब नहीं कर पाया था जो उसने दूसरी रात किया। मैं उसके सामने पूरी तरह बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं पानी तक मांगने के काबिल नहीं बची। अरशान ने वह सब कर डाला जो मेरे वहम और गुमान से भी परे था। वह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि काश अलीम मेरे पास होता तो वह मुझे अरशान से बचा सकता था। अरशान तो अपनी हदें पार कर चुका था। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अलीम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अरशान ने उस रात मेरे साथ क्या क्या किया। उसने तो मुझे जीने के लायक भी नहीं छोड़ा। जब अरशान ने अपना मकसद पूरा कर लिया तो उसने धीरे धीरे मुझे यह बताना शुरू किया कि वह मेरे साथ इतना कुछ कैसे कर पाया। उसने कैसे एक ही रात में 7 आदमी जितनी ताकत का प्रदर्शन किया। अरशान की सच्चाई ने मेरे होश उड़ा दिए। वह अचानक मेरा ड्राइवर बनकर मेरी जिंदगी में नहीं आया था। उसकी नजर मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं यह सोचती थी कि मुझे कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अरशान मेरे खूबसूरत चेहरे से बहुत पहले ही वाकिफ हो चुका था। वह हमारे घर में नौकरी करने भी इसी इरादे से आया था, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे एक करीबी रिश्ता चाहता था ताकि वह अपना मकसद पूरा कर सके। जिस दिन उसने देखा कि नहीं अलीम मौजूद है और नहीं शब्बिया खाला, उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे मौका दे दूं। उस समय मैं भी बहुत गुस्से में थी और अलीम के लाख समझाने और मना करने के बावजूद मैंने एक अजनबी आदमी पर भरोसा कर लिया। अरशान कहने लगा कि उसने बहुत पहले मेरी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक मैं उसे नजर आ गई। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। मेरे पुराने ड्राइवर ने देखा कि मैं कार में बेहोश हो गई हूं, तो वह फौरन मुझे पास के अस्पताल ले गया। जैसे ही उसने मुझे कार से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया, मेरा नकाब हट गया और उसने मेरा चेहरा देख लिया। वह अरशान का दोस्त था और उसने फौरन अरशान को मेरे बारे में खबर दे दी। अरशान ने पहले ही मेरी तस्वीर अपने दोस्त को देखकर कहा था कि वह मुझे ढूंढ रहा है। बस वही एक पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण साबित हुआ। अरशान को पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और वह मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। उसने जानबूझकर एक योजना बनाई और अपने दोस्त को नौकरी से निकलवाकर खुद उसकी जगह गया। अरशान को मेरे पति अलीम से मिलवाने वाला वही ड्राइवर था जिसने हमारी नौकरी छोड़ी थी। वह अरशान का गहरा दोस्त और साथी था और यह सब उसने अरशान के कहने पर किया था। अरशान हमारे घर का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी जानकारी जुटा ली और सही मौके पर उसने मुझसे एक मौका मांगा। मैं घबरा गई और समझ नहीं पाई कि अचानक वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ क्योंकि हमारा कारोबार बहुत बड़ा था, अलीम के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे अलीम की बेरुखी का एहसास हुआ, मैंने अगले ही पल यह फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अलीम और मेरी शादी को 30 साल हो चुके थे, लेकिन ना हमारी कोई औलाद थी, ना अलीम को औलाद की कोई ख्वाहिश थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन अलीम ने मुझे कभी माँ बनने ही नहीं दिया। जब भी मैं उम्मीद से होती, वह मेरा बच्चा साफ करवा देता। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर दिया था। इसके ऊपर अलीम का आशिक मिजाज स्वभाव, वह जवान, खूबसूरत और अमीर था। लड़कियां तितलियों की तरह अलीम के आगे मंडराती थीं। अलीम भी बहुत दिल फेंक इंसान था। वह जहां भी जाता, पार्टी, क्लब और नाच गाने में जरूर शामिल होता। कारोबार के साथ साथ वह अपनी जिंदगी में ऐशो आराम का आनंद ले रहा था।
लेकिन मैं सिर्फ कारोबार संभालने में लगी हुई थी। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अलीम ने मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया। इसी गुस्से और दुख में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूंगी और अपनी जिंदगी में अलीम को छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी। इसी वजह से मैंने अरशान पर भरोसा कर लिया था। अलीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की साझेदार थी। उस दिन जब अरशान ने मुझसे मौका मांगा, उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी यकीन के कारण मैंने उसे काम सौंप दिया। वास्तव में उसने उस एक रात में इतनी ज्यादा स्मगलिंग कर ली जितनी मेरे 7 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। मैं हैरान रह गई थी कि अरशान ने इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग कैसे की। दुबई पुलिस को धोखा देना और चोरी छुपे ये काम करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे लोग बहुत अनुभवी थे, इसलिए वे यह काम कर लेते थे, लेकिन अरशान तो अकेले ही बहुत बड़ा खेल कर गया। मुझे नहीं पता था कि जो इंसान मुझे एक सीधे साधे पठान ड्राइवर की तरह दिखता था, वह असल में कितना ताकतवर और चालाक था। लेकिन अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ अरब पुलिस वाले भी थे। न केवल मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। उसी रात अलीम भी एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की हिरासत में थे। असल में मेरा पति हमेशा सारे कारोबार का काम मुझसे ही करवाता था और मैं नकाब पहनकर छिपी रहती थी। मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अरशान ने बहुत चालाकी से न केवल मुझे पहचान लिया, बल्कि मुझे गिरफ्तार भी करवा दिया। उसने मेरे पूरे कारोबार की जानकारी एक ही रात में जुटा ली। वह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला। जब अलीम को पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा कसूर है, तो वह मुझे मारने के लिए मेरे पास आ गया। अगर अरब पुलिस ने उसे ना रोका होता तो शायद वह मेरी जान ही ले लेता। मैं जारो कतार रो रही थी, क्योंकि दुबई का कानून बहुत कड़क था और मुझे पता था कि इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। मेरा पति एक चालाक इंसान निकला जिसने सारा कारोबार मेरे नाम पर किया और उसका चेहरा भी मुझे ही बना दिया। उसने ना तो मुझे शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी दी और ना ही मुझे मां बनने का सुख मिल सका। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता था जैसा अलीम चाहता था। जबकि मैंने अलीम से प्यार की शादी की थी, मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन कलीम को ऐशो आराम और मौज मस्ती की इस कदर आदत पड़ गई थी कि वह आए दिन किसी न किसी खूबसूरत लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ भारत चला जाता था। अगर अलीम मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करता तो शायद मैं कभी अरशान की बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं करती। पुलिस ने हमारी तरफ से स्मगलिंग की, हर जगह को ट्रेस कर लिया था। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह एक बहुत बड़ा कारोबार था जो मेरी एक गलती की वजह से खत्म हो गया। मैंने पुलिस को अपना पूरा रिकॉर्ड सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब यहां से निकल पाना नामुमकिन है, और अगर किसी तरह हम बाहर निकल भी जाते तो अलीम खुद अपने हाथों से मुझे खत्म कर देता, क्योंकि मैंने उसका सारा बना बनाया कारोबार बर्बाद कर दिया था। आज मैं दुबई की जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूं और अपनी सजा का इंतजार कर रही हूं। मुझे और मेरे पति को बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि हमने कई नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। अरशान पठान जरूर था, लेकिन वह एक अरब पुलिस वाला था जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कभी कभी वह मुझसे मिलने जेल के अंदर आ जाता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती। मैंने उसे एक मौका दिया था और सच में उस एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अरशान ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह पूरी तरह गलत था। लड़के लड़कियां नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे और यह सब मेरे नाम पर हो रहा था। अरशान सही कह रहा था। अलीम के प्यार में मैंने सही और गलत में फर्क करना बंद कर दिया था और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अब मैं अपनी सजा का इंतजार कर रही हूं और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूं। आप लोग दुआ कीजिए कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरा ज़मीर शांत हो जाए, क्योंकि जब से अरशान ने मेरे ज़मीर को जगाया है,
मेरे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी मामी 15 दिनों के लिए हमारे घर आई थी। तब मेरी मम्मी देव दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी और मेरे पापा अपने काम में व्यस्त थे। इस दौरान मैं अकेला मामी के साथ घर पर था। मामी की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। एक शाम जब मैं सो रहा था, मुझे अपने शरीर पर हाथ महसूस हुआ। मैं उठकर देखने गया तो देखा कि मामी बहुत छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास सोई हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भांजे, मुझे आज तक तुम्हारे मामा की ताकत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे वह तुम में नजर आता है। और फिर मामी ने मेरा रोज की तरह आज जब मैं शाम को जिम से वापस आया तो मुझे मामा मामी घर में दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मामा कभी कभार अपने काम की वजह से हमारे शहर में आते थे और हमारे घर पर एक चक्कर लगाते थे, लेकिन मामी 4 साल बाद हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही मामी मेरे पास आईं और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, भांजे, पिछले 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने भी मामी का हालचाल पूछा। तभी मामा पीछे आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। रात का खाना खत्म करने के बाद मामा जाने के लिए निकल पड़े। मुझे लगा कि शायद मामा मामी 1-2 दिन और हमारे घर पर ठहरेंगे, लेकिन मामा को तो जाना था, जबकि मामी हमारे साथ ही रुक गईं। मामा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के बाद हम सब अंदर आए। रात में मम्मी मामी के साथ बैठकर गप्पे मार रही थीं। मैंने मम्मी को बाहर बुलाया और पूछा कि मामी अपने घर क्यों नहीं गई, क्या उनके बीच कोई लड़ाई हुई है। तो मम्मी ने कहा, नहीं रे समीर, मामा के कुछ काम थे, इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं रुक सके। मामी की 15 दिनों की इस शहर में डॉक्टर के इलाज के लिए लाए हैं। अगले 15 दिनों तक तुम्हारी मामी हमारे घर पर ही है। तुम्हारे लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के साथ जाने वाली थी और तुम्हारे खाने पीने का सवाल भी उठता। अब तुम्हें कोई भी मेज खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामी घर का सारा काम संभाल लेगी। मैंने मम्मी को नहीं पूछा था कि मामी किस इलाज के लिए आई थी। मामी आने से पहले मम्मी ने कॉलोनी की अपनी दोस्तों के साथ देव दर्शन के लिए जाना तय किया था, जो कि 2 दिन में होने वाली थी। अब अगले कुछ दिनों तक मम्मी घर पर नहीं थी। पापा भी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। अब घर में मैं और मामी अकेले थे। मम्मी ने घर से निकलने के बाद मुझे 10 बार फोन किए। उन्हें मेरी बहुत चिंता थी। शाम को घर आने के बाद मैं किचन में जाकर अपनी मील बनाने लगा। तभी मुझे किचन से मामी दिखाई दी, जो मेरा मील लेकर बाहर आ रही थी। आमतौर पर मैं अपना मील खुद बनाता था। मम्मी कहती थी, तुम्हारे खाने में मुझे अटकवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो तुम खुद ही बना लो। आज तो मामी ने मेरे लिए मील बनाकर लाया था। मैंने मामी से पूछा, तुम्हें मेरे मील के बारे में कैसे पता? तो उन्होंने कहा, मैं दोपहर में तुम्हारी रूम की सफाई करने गई थी, तभी मुझे वहां तुम्हारे मील का पूरा चार्ट दिखा, जिसमें लिखा था कि कौन सी दिन क्या खाना है। अरे वाह मामी, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने मामी को गले लगा लिया। मैंने कितनी अनजाने में मामी को गले लगा लिया, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मामी की तारीफ करते ही वह मुस्कुराने लगी। ऐसे ही अगले 2 दिन बीत गए। रोज मेरे एक्सरसाइज का चार्ट देखकर मामी मेरे लिए समय पर मील तैयार कर रही थी। मुझे सब कुछ सही समय पर मिल रहा था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, माँ, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 30 कॉल आए हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मामी मेरी डाइट से लेकर खाने पीने तक सबका ध्यान रख रही है। तुम्हें बस अपनी ट्रिप का मजा लेना है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। वह कभी कभार मुझे मैसेज भी करती थी, लेकिन बहुत कम। उस दिन रात में मामी मेरे कमरे में आई और बोली, आज मैं सो नहीं पा रही हूं। मामी मुझसे गप्पे मारने लगी। बात करते करते मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? उन्होंने कहा, बच्चा होने की। इसके बाद मैंने उनकी तरफ ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज आई और मामी घबरा गईं। उन्होंने मुझे एकदम से गले लगा लिया। उस वक्त मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुआ, क्योंकि वह मेरी मामी थी।
मामी थोड़ी जवान थी और उन्होंने मुझे अपने गले से छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह बार बार मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। मैंने उन्हें भरोसा देते हुए कहा, मामी, तुम तो बॉडी बिल्डर भांजे की मामी हो, तुम इस बात से क्यों डर रही हो? मैंने हंसते हुए बात की, लेकिन वह मुझे एक अलग नजर से देखने लगी। उनकी नजर देखकर मुझे भी लाज आ गई और मेरी नजर नीचे की ओर चली गई। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनकी कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह में मैं कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में मामी अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात में जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तो अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलते ही मामी घबराई हुई स्थिति में मेरे कमरे में दौड़कर चली आईं। उन्होंने मुझे फिर से एक मजबूत गले लगाया, और आज तो वह मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकी थी। मैंने देखा कि बाहर कोई तूफान भी नहीं था। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी? मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। वह मेरे गले से हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, समीर, आज मैं अपने के कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे न जाने क्या क्या विचार आ रहे हैं। या तो तुम मेरे कमरे में सो, या मुझे तुम्हारे कमरे में सोने दो। मैंने मामी को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात की डर है? उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रही हूं, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या कर सकता है। मुझे उसकी चिंता है। वो फिर से मुझसे गले लग गईं। मामी का इतना करीब होना मेरे मन में कुछ और विचार पैदा कर रहा था, लेकिन उस समय मेरा ध्यान सिर्फ मेरी पढ़ाई और जिम पर था। इसलिए मैं अभी तक किसी लड़की के रिश्ते में नहीं आया था। मुझे लगा कि मामी इतनी करीब आकर जल्द ही मेरे मन पर हावी हो जाएंगी। मैंने उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें कहा कि वह मेरे कमरे में सो जाएं। जब कमरे की लाइट बंद हुई तो मामी ने पीछे से फिर से मुझे गले लगा लिया। मैं बार बार उनके हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मेरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामी को क्या हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसका घबराया चेहरा देखा था, इसीलिए मैंने उसे बार बार अपने से दूर करने की कोशिश नहीं की। मामी का स्पर्श कहीं न कहीं मुझे असहज महसूस करा रहा था, इसलिए मैंने कमरे में नाइट लैंप चालू कर दिया। जैसे ही लाइट चालू हुई, मामी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं मामी के साथ उसकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया। वहां का माहौल मुझे ठीक लगा। जो डॉक्टर मामी का इलाज कर रहा था वह काफी बुजुर्ग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामी उसके बारे में क्यों कुछ ऐसा कह रही थी। जब मामी ट्रीटमेंट का काम खत्म कर बाहर आई तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, कुछ नहीं, रोज रोज की वही ट्रीटमेंट मुझे बोर कर रही है। उसके थके चेहरे को देखकर मैंने कहा, चलो इस ट्रीटमेंट को एक तरफ रख दो, आज मैं तुम्हें मूवी देखने ले चलता हूँ। मुझे लगा कि अगर उसे थोड़ी मौज मस्ती का मौका मिलेगा तो वह थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में मूवी थिएटर या मॉल नहीं होते, और मुझे पता था कि मामा उसे ज्यादा कहीं नहीं ले जाते थे। जैसे ही मैंने कहा, वह बहुत खुश हो गई। मूवी के दौरान जैसे ही आधा फिल्म खत्म हुआ, मामी मेरे हाथ में हाथ डालकर बैठी। कुछ ही समय बाद वह मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर सो गई। उस दिन उसने मॉल में मेरे साथ बहुत मजा किया। उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। जब हम घर लौटे तो मामी बोली, समीर, आज तुमने मेरा दिन बना दिया, यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भांजे के साथ नहीं, बल्कि अपनी भाभी के साथ हूं। वह कुछ बोलने के दौरान थम गई, लेकिन मैंने समझ लिया कि वह क्या कहना चाहती थी। मैंने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। मुझे उसे घर छोड़ने के बाद जिम के लिए निकलना था। जिम से वापस आते ही मैंने ईमेल चेक किया और फिर नहाने लिए चला गया। स्नान करके जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर मन को तरोताजा कर रहा था तो अचानक मुझे अपने ऊपर हाथ महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा मामी मेरी सामने खड़ी थी। आज वह एक अलग ही अवस्था में थी। उसने IT शर्ट और पैंट पहने हुए थे जो कि मम्मी के थे। मामी का इस शर्ट पैंट में सौंदर्य और भी खुलकर सामने आ रहा था, क्योंकि वह बेहद गोरी थी। मामी को देखकर मैंने उसे अपने से दूर किया और कहा, मामी, तुम यह क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, तुम इतनी मेहनत करके जिम से आते हो, तुम्हारी मेहनत मैं देख रही थी।
रोज जिम में कई लड़कियां तुम्हारी बॉडी को देखती हैं, तो अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे एब्स पर हाथ फेरती है तो इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो सॉरी। यह कहकर मामी मुझसे नाराज होकर मुड़ गई। मैंने कहा, मामी, तुम्हें अपनी मेहनत की तारीफ करने का पूरा हक है। जब तुम अचानक आई तो मुझे थोड़ी चौंक हुई थी। इसके बाद मामी फिर से मेरे एब्स पर हाथ फेरने लगी। मैंने 1 साल लगातार जिम और डाइट का पालन कर अपनी बॉडी को काफी फिट बना लिया था और अब मैं रंग के मामले में भी गोरा हो गया था। मामी तो अब मेरी तारीफ करने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारी बॉडी पर हाथ फेरने की इच्छा नहीं हो रही है। बात करते करते उसने अपने चेहरे को भी मेरे पर घुमाना शुरू कर दिया। मामी की अचानक हुई ये बदलाव देखकर मैं सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस दिन रात को मामी फिर से मेरे कमरे में आई। वह इस बार और भी ज्यादा बेताब लग रही थी। वह मम्मी का एक टी-शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वह बस उसकी जांघों तक ही था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था। मामी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तू कहीं जा रही है? इस पर उसने कहा, समीर, क्या मुझे तुम्हें सब बातें सिखानी पड़ेंगी? मुझे कहना था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये छोटे कपड़े पहनकर आई हूँ। शहर में तो औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं। मैंने ये आज ट्राई किया। कुछ दिनों बाद मुझे अपने ससुराल भी जाना है। वहां मुझे घर में गाउन पहनने की भी अनुमति नहीं है, तो ये सब घर का काम कब करूंगी? मामी ने बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, समीर, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? मैंने साधारणतया कहा, तू तो बहुत सुंदर है। यह सुनते ही वह मेरे करीब आकर बैठ गई। मामी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। जब मैंने उसे कहा कि वह अपने कमरे में जाकर सोए, तो उसने कहा कि उसे अकेला सोने की आदत नहीं है और उसे अकेले सोने से डर लगता है। इसके बाद वह मेरे कमरे में ही सो गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मामी ने सोते सोते बड़बड़ाना शुरू कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर जमीन पर बिछाकर सो गया। जमीन पर सोते हुए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कितना समय चलेगा, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मामी को जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी नजरें मुझ पर घूमने लगी थीं। अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं सोकर उठा। तैयार होकर जब मैंने कमरे से बाहर निकला तो मुझे पापा नजर आए। वह खाना खा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, समीर, उठ गए? आज तुम्हें उठने में इतना देर क्यों हो गया? मैंने मामी के बारे में पापा से कोई शिकायत नहीं की। मैंने उनसे झूठ बोला कि रात में मैं मूवी देख रहा था, इसलिए देर से सो गया। पापा ने ठीक है कहा और अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के आने से मुझे थोड़ी राहत मिली। जब वह अपने कमरे में चले गए, तब मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना खाने के लिए बैठाया। उसने मुझे ऐसे खाना परोसा जैसे कि वह मेरी पत्नी हो। मैंने झुककर खाना खाया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे और मामी मेरे कमरे में नहीं आई। रात में पापा मेरे कमरे में सो रहे थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने कहा, अब मैं 4 दिनों बाद लौटूंगा। पापा 1 दिन के लिए आए थे और अब उन्हें 4 दिनों के लिए जाने की बात मामी के चेहरे पर बदलाव ला गई। वह मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगी। जब पापा चले गए तो मैंने अपना सामान समेटा। समेटने के बाद मैं हॉल में आया। मैंने एक जूता पहना ही था, तभी मुझे मामी की ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत वहां दौड़ा। वह मां के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी। उसने अंदर से कहा, समीर, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ हर जगह पानी ही पानी है। मुझे बहुत गर्म पानी पड़ रहा है। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। वह बार बार यही कहती रही। उसकी ट्रीटमेंट के अभी कुछ ही दिन बचे थे और मुझे उसकी चिंता होने लगी। इस स्थिति ने मुझे बहुत घबराहट में डाल दिया था, इसलिए मैंने सीधे उसके बाथरूम में दाखिल होने का फैसला किया। बाथरूम में जाने पर मुझे ना तो गर्म पानी की भाप नजर आई और ना ही गीजर लीक होता हुआ दिखा, लेकिन वहां मुझे वो चीज दिखाई दी जो मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। मामी मुझे उस हालत में देखकर खड़ी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मामी, तुम ये क्या अजीब हरकतें कर रही हो? जब मैं मुड़कर बाहर जाने लगा
तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे यहां से जाना है। इतने कहने पर भी मामी नहीं मानी। तब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अब नहीं छोड़ा तो मैं माँ को फोन करूंगा और सब बता दूंगा। जैसे ही मैंने माँ का नाम लिया, मामी मुझसे थोड़ी दूर हो गई और बोली, समीर प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। और उसने मुझसे विनती की। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मामी भी मेरे पीछे बाहर आ गई। उसने सिर्फ एक रुमाल लपेट रखा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना दूसरी ओर मुड़ने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, और मुझ पर बुरी नजर डालने लगी। मुझे उसके व्यवहार से पता चल गया था कि वह क्या चाह रही थी। मामी ने सीधा मुझसे सच सच बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया, मामी मैं तुम्हारा भांजा हूं और तुम मुझसे किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम समझती हो? उसने कहा, समीर मेरी बातों को मजाक में मत लो, मैं जो भी कह रही हूं पूरी समझदारी से कह रही हूं। बस कुछ रातें मेरे साथ बिताओ, ये मेरी एक इच्छा है। एक बार जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह कहकर मामी रोने लगी। उसकी बातों से मैंने समझ लिया कि वह किसी और वजह से मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मामी पहले तुम अच्छे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। कुछ समय बाद मामी साड़ी पहनकर मेरी कमरे में आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मैंने कहा, मामी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी बातों से यह साफ है कि तुम्हें मुझसे किसी और वजह से समय बिताना है। सच बताओ, इसका असली कारण क्या है? वह रोते रोते बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चे के लिए इलाज करा रही हूं। मैं इन अनचाही दवाइयों के इंजेक्शन से तंग आ चुकी हूं। अब 15 दिन की ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूं। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। मुझे अब अच्छा महसूस हुआ है कि इस 15 दिनों की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें सुननी नहीं है। अगर इस ट्रीटमेंट का मुंह पर कुछ असर नहीं हुआ तो सास ने कहा है कि वह तुम्हारे मामा का दूसरा शादी करवाएंगी। एक तरफ वे मेरे पति की दूसरी शादी करने पर विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बता रही हैं कि मुझ में कुछ कमी है। तुम्हारा मामा भी अपनी कमी को मानने को तैयार नहीं है। मैंने जितनी भी ट्रीटमेंट ली है, मुझे पता है कि उनका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन सासू माँ मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे मामा से मुझे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ नजदीकी बढ़ाने का सोचा, ताकि ससुराल जाने पर मुझे टोके जाने का सामना न करना पड़े और ना ही मुझे बांझ होने का आरोप लगे। मैंने मामी के दुख को समझा और कहा, मामी तुम्हें किसी और के साथ नजदीकी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ और पिता को बताकर मामा और दादी को समझाने की कोशिश करूंगा। माँ तो घर में सभी की लाडली हैं, दादी और मामा उनकी बात जरूर मानेंगे। तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुम पिछले 2 साल से यह सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैंने मामी से वादा किया कि जो कुछ भी उन्होंने किया मैं उसे किसी को नहीं बताऊंगा, बस उनकी समस्या सामने रखूंगा। कुछ दिनों बाद जब माँ घर आई तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। जिस दिन मामा मामी को वापस गांव ले जाने आया, उस दिन माँ और पिता ने मामा को समझाया। दादी भी मामा के साथ आई थी। उन्हें तब समझ में आया जब मामा का चेकअप हुआ और रिपोर्ट में पता चला कि कमी मामी में नहीं बल्कि मामा में है। उस दिन के बाद मामा के इलाज शुरू हुए और 1 महीने बाद मामा की कमी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद मामी ने हम सबको अच्छी खबर दी। यह कहानी इस बात की है कि हर बार समस्या महिला में नहीं होती, कभी कभी पुरुष में भी कुछ कमी होती है। इस बात को सही समय पर समझना चाहिए और दोष एक दूसरे पर डालने के बजाय समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।